का अपना टॉपिक है संधि। पिछली कक्षा में वर्णमाला के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। वर्णमाला से जुड़े अपन ने बहुत सारी बातें अपन ने पढ़ी, लगभग 14-15 आपने क्लास जो है देखी। अब अपने संधि चलेगी, ठीक है। संधि सबसे पहले जो हमारी परिभाषा चली आ रही है वो ये है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। चाहे दो वर्णों का मेल हो, चाहे दो या दो से अधिक वर्णों का मेल हो, दो का मेल हो या दो से अधिक वर्णों का मेल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। मेल यानी मिलाना, है ना, सीधी बात हुई। वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। जो वर्णों का मेल है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है, सामान्यतः परिभाषा है जो हम बचपन से लेकर आज तक पढ़े आ रहे हैं। इसमें परिभाषा में कुछ भी नहीं समझने का है। यहां से आगे जो बातें हैं वो है समझने की। जैसे सबसे पहले कुछ हम शर्त लगाते हैं कि संधि में वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है। पहली हमारी शर्त हुई। अब यहां से आगे समझने की चीज है, संधि में वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है। संधि में वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है। जब हम संधि करें तब हमें यह देखना है कि वर्ण परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है। संधि में वर्ण परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब हम संधि करें तब हम ये देखें कि वर्ण परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो संधि में हमारी जो शर्त आई वो ये आई कि वर्ण परिवर्तन बहुत जरूरी है, हमें वर्ण परिवर्तन करना है। वर्ण परिवर्तन है तो संधि है, अगर वर्ण परिवर्तन नहीं है तो संधि भी नहीं होगी। ये बिल्कुल तय है। आराम से आपको देखना है, अब इसको समझना है। हमने कोई भी उदाहरण लिखा, जगत प्लस ईश, तो ये हमारा वर्ण परिवर्तन हो गया जगदीश। यहां पर संधि है। फिर हम आगे पढ़ेंगे, अगर व्यंजन बदला है तो व्यंजन संधि, स्वर बदलता है तो स्वर संधि, विसर्ग बदलता है तो विसर्ग संधि। यहां व्यंजन बदला है तो व्यंजन संधि। यह आगे अपन भेद पढ़ेंगे। यहां हमें यह समझना है कि इस जगह पर संधि है, इस जगह पर संधि है, संधि हुई है। पहली बात समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे नीचे एक उदाहरण लिख दिया मैंने, अन प्लस ऐतिहासिक। यहां हमने इसको, ये न खाली है यानी स्वर रहित है। इसमें जो स्वर है वो आकर के इसमें मिल जाएगा। तो इसमें मिल करके और इसमें इस तरीके से ऐ की मात्रा ये मिल जाती है। तो ये जैसे ही इसमें मिल जाएगा तो अब यहां संधि नहीं है। हम इसे एक सहज संयोग कह सकते हैं, वर्ण का मेल कह सकते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन नहीं होने के कारण हम इसे संधि नहीं कह सकते। संधि की पहली हमारी शर्त कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं, या संधि की बाध्यता कह सकते हैं, आवश्यकता कह सकते हैं। तो वो पहला ये है कि जब भी हम संधि करें वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है। स्वर में परिवर्तन होगा तो वह स्वर संधि के नाम से जानी जाएगी। व्यंजन में परिवर्तन होगा तो वह व्यंजन संधि के नाम से जानी जाएगी। विसर्ग में परिवर्तन होगा तो वह विसर्ग के नाम से जानी जाएगी। लेकिन पहली बात है कि हमारे वर्ण में परिवर्तन होना अनिवार्य है। हम कभी कभी इस परिवर्तन को विकार नाम से भी जानते हैं कि संधि में विकार होना अनिवार्य। जैसे मैंने आपको यहां लिखा है वर्ण परिवर्तन, इसकी जगह कुछ कहते हैं, यहां पर कोष्टक में लिख सकते हैं विकार, यानी संधि में विकार होना जरूरी है। विकार का मतलब परिवर्तन ही है, विकार का अर्थ परिवर्तन ही है। यानी विकार होगा यानी परिवर्तन होगा, वर्ण बदलेगा तभी संधि होगी, वर्ण नहीं बदलेगा तो संधि नहीं होगी। हम कोई दूसरा भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसा हमने लिखा सट प्लस है आनंद। तो ये हमारा बन जाता है
षडानन। देखो कार्तिकेय का पर्यायवाची, इसमें संधि है, इसमें आराम से संधि हुई है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, जो ये टे है, आराम से देख लो, ये जो टे है, इस टे की जगह क्या परिवर्तन हुआ है, डे, ये आ गया, देखो डे, तो टे की जगह डे आया है, यहां पर वर्ण परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये आपकी संधि मानी जाएगी, वर्ण परिवर्तन होने की वजह से यह संधि मानी जाएगी। जैसे हम कोई और उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे मैंने यूं लिख दिया सम प्लस उन्नत, तो ये हमारा बन जाता है समुन्नत। अब यहां पर संधि नहीं हुई है, क्योंकि ये आपका मैं में ऊ की मात्रा जुड़ी है, ठीक है ना, ये मैं है खाली है, इसमें ऊ की मात्रा लग गई आकर के, तो मैं में ऊ की मात्रा लगने के कारण ये संधि नहीं, इसमें वर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, वर्ण परिवर्तन नहीं हुआ तो ये संधि भी नहीं हुई है, ये एक सामान्यतः संयोग माना जाएगा, है ना, वैसे ही एक वर्णों का आपस में संयोग है, संधि बिल्कुल नहीं होगी। तो पहली बात आपके समझ में आ गई कि जब हम संधि करें तब हम ये देखें कि संधि में वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है, वर्ण परिवर्तन होगा तो संधि होगी, वर्ण परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं होगी, ये खास बात है। अगली शर्त लिखते हैं हम, दूसरी शर्त यह है कि संधि तत्सम शब्दों में ही होती है, संधि तत्सम शब्दों में ही होती है। संधि जब भी होती है केवल तत्सम शब्दों में ही होती है। तत्सम शब्द से तात्पर्य आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तत्सम शब्द वे होते हैं जो हमारे संस्कृत भाषा से लिए गए और उन्हें मूल रूप में ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया गया, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाए। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी में हमने ज्यों के त्यों किया, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो हमारे संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, बाकी कोई विदेशी शब्द है या कोई देशज शब्द है या कोई तद्भव शब्द है, उनमें संधि मान्य नहीं होगी। संधि होगी तो उनमें फिर नियम नहीं लगेगा, हम एक निश्चित रूप से संधि का भेद नहीं बता सकते। इसलिए हमारी ये शर्त एकदम स्पष्ट है कि संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, जो संस्कृत भाषा से लिए गए, जो कहते हैं उनका हिंदी में प्रयोग हुआ, वो तत्सम शब्द कहलाए और उन्हीं में संधि होगी, उन्हीं में संधि मान्य होगी, बाकी शब्दों में संधि नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि विच्छेदित पद सार्थक हो या प्रत्यय उपसर्ग आदि हो, कोई सी भी चीज, प्रत्यय उपसर्ग संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो, जो विच्छेदित पद है, जब हम संधि विच्छेद करें तो जो आपके विच्छेदित पद हैं, उन विच्छेदित पद का या तो निश्चित अर्थ हो या फिर कोई प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, अव्यय हो, क्रिया हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, अर्थात विच्छेदित पद भी वो होना चाहिए जिसका व्याकरण में उल्लेख किया गया हो। जो व्याकरण से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है, व्याकरण से जुड़ा हुआ कोई शब्द है, वह होना चाहिए, तभी संधि होगी, फालतू के शब्दों में संधि नहीं होगी। और हम देखेंगे जो विच्छेदित पद हैं, विच्छेदित पद और संधि युक्त पद, विच्छेदित पद और संधि युक्त पदों में अर्थ साम्य होना चाहिए। अर्थ साम्य से तात्पर्य है, हम तालमेल कह सकते हैं इसे, हो। जब हम विच्छेद करें और विच्छेदित पदों को मिलाकर उनकी संधि करें तो ये जरूरी है कि उनमें आपस में तालमेल होना चाहिए, अर्थ का कहीं विरोध नहीं होना चाहिए, अर्थ का कहीं अनर्थ नहीं होना चाहिए, उनमें अर्थ एकदम सटीक आना चाहिए, उनमें आपस में जो है तालमेल अर्थ साम्य होना चाहिए,
कुछ तर्क होना चाहिए कि ये शब्द ये कहता है, ये शब्द ये कहता है, दोनों मिलकर के ये कहते हैं, ऐसा कुछ उनमें होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है तो कम से कम विरोध तो नहीं होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जैसे अब इस बात को हम समझेंगे, जैसे मैंने यूं लिख दिया कि मी प्लस स्थान। अब हमारा इससे जो है कई जगह ये मिष्ठान बना दिया जाता है, कुछ किताबों में बना देते हैं, कुछ अध्यापक गण भी ऐसा कर देते हैं, पर ये गलत है, ये शब्द भी गलत है, क्योंकि पहली बात तो ये तत्सम शब्द नहीं है, एक बात। दूसरी बात, स्थान का अगर कोई अर्थ है तो इस मी का क्या अर्थ है? मी न कोई उपसर्ग है, न कोई प्रत्यय है, न कोई संज्ञा है, न कोई सर्वनाम है, न कोई विशेषण है, न कोई अव्यय है। जब ये कुछ है ही नहीं, न कोई सार्थक शब्द है, जब ये कुछ है ही नहीं, तो बताइए फिर हम इसको प्रयोग में क्यों ला रहे हैं? तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई संधि होगी नहीं, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो संधि कहां से होगी बताइए? तो इसलिए हमारा ये शब्द भी गलत है, इसका संधि विच्छेद भी गलत है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखो सार्थकता लेते हैं, मिष्ट प्लस अन्न, आराम से समझिए, मिष्ट प्लस अन्न, तो ये बन जाता है आपके मिष्टान्न। ये सब बातें आपको डायरेक्ट परीक्षा में नहीं आएंगी, इन सब बातों का संबंध शुद्धिकरण से है। पेपर को जब हल करते हैं, प्रश्न जब हमारे सामने आता है, तब हमें उस प्रश्न का उत्तर देते समय इन बातों से ये सहायता मिलती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, जो हम संधि विच्छेद कर रहे हैं वो सही है या नहीं, जो हम संधि कर रहे हैं वो सही है या नहीं। क्यों? उसका तालमेल बिठा के देखो, अगर तालमेल बैठता है तो संधि मानी जाती है, नहीं तालमेल बैठेगा तो संधि बिल्कुल नहीं। अब इसका तालमेल बैठ गया, मिष्ट का मतलब होता है मीठा, अन्न का मतलब जानते हो आप, तो मीठा है जो अन्न, तो ये आपकी संधि सही हो गई, ये शब्द शुद्ध है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि ये गलत शब्द है, इसकी हमें आदत पड़ी हुई है, जगह जगह दुकानों पर लिखा रहता है, इसलिए हम क्या समझते हैं कि भाई दुकानों पर लिख रहा है तो सही होगा, जबकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। दुकानों पर लिखना एक अलग बात है, पढ़ाई एक अलग बात है, ठीक है ना। अपन अपने घर के सामने अपनी गाड़ी पर कुछ भी नाम लिख लेते हैं, वो सही है या गलत है, ये कोई विषय नहीं होता है, ठीक है, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। आप आराम से लिखिए, खुद पाणिनि ने कहा है कि अपना नाम, अपने घर का नाम या अपने किसी सदस्य का नाम आपकी मर्जी आज रखिए, इसका संबंध व्याकरण से बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब व्याकरण का पेपर हल करना है, जब व्याकरण की परीक्षा देनी है, उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आया है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें उत्तर व्याकरण सम्मत ही देना है, तब आपका वही उत्तर माना जाएगा जो व्याकरण सम्मत होगा, जिसमें ये सब बातें होंगी कि भाई उनमें अर्थ साम भी होना चाहिए, है वर्ण परिवर्तन भी होना चाहिए। यहां पर क्या है, टे में ए है, इधर का ए हमें दिखाई दे रहा है, तो ए और ए मिलकर बराबर क्या हो गया, आ। ये देखो, तो संधि भी है, वर्ण परिवर्तन भी है, शब्द सार्थक भी है, दोनों पद विच्छेद किए तो उनका भी अर्थ है। ऊपर वाले में ये सब नहीं है, इसमें है। तो मिष्ट यानी मीठा, अन्न, मीठा है जो अन्न, ये बन गया आपका मिष्ठान। तो मैंने आपको दो तीन बातें बताई, मिष्ठान शब्द गलत होता है, मिष्टान्न ये आपका तत्सम शब्द होता है, एकदम तत्सम शब्द है। मिष्ट भी एक तत्सम शब्द है, अन्न भी तत्सम शब्द है, और तत्सम होने की वजह से एक अच्छी संधि हुई, मिष्टान्न शब्द हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। तो मिष्टान्न शब्द हमारा बन गया, ये शुद्ध होता है, बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये लिखा रहता है जगह जगह, मिठाइयों की दुकान पे लिखा रहता है, इस वजह से हमारा मन ये करता है कहीं ये सही हो। ये ऐसे भी अगर लिख दोगे परीक्षा में, ऐसे भी आ जाए तब भी गलत है, ऐसे आ जाए तब भी गलत। ये शब्द ये होता है मिष्टान, मिष्ट अन्न, मीठा है जो अन्न, मिष्ट यानी मीठा, मीठा है जो अन्न, तो मीठा है जो अन्न वो कहलाएगा आपका मिष्टान। यहां तक एकदम क्लियर हो गया आपका। अगली बात, पाणिनि ने बताया कि जहां प्लस लगा होता है, प्लस के पास प्रधान संधि होती है। ये धीरे धीरे आप समझोगे इस बात को, ये मैं आगे समझाऊंगा। प्लस के पास प्रधान संधि होती है, ठीक है। इसमें एक नियम संग में और लिख लो, री रे से, ये समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आगे आता रहेगा अपने आप। री रे से के बाद न को न होता है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत काम का टॉपिक है। जैसे हमने लिखा राम प्लस है अयन, ये दो नियम एक साथ लगेंगे, अब ये बन जाता है हमारा रामायण। आराम से अब नियम लगाओ, इस जगह पर तो हुई है हमारे दीर्घ संधि,
और ये न को न हुआ है तो ये हुई है व्यंजन संधि। अब परीक्षा में ये आ गया कि ऑब्जेक्टिव में ये दे दिया कि रामायण में कौन सी संधि है। लिखित में तो आएगा रामायण का संधि विच्छेद करो, या राम प्लस अयन लिखा हुआ है इसमें संधि करके पुनः लिख दो, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही रामायण में ये आ गया कि रामायण में कौन सी संधि है, उसमें आपके दीर्घ संधि भी दे दी, स्वर संधि का भेद है, और व्यंजन संधि भी दे दी, तो अब हम कौन सी करें। तब ये नियम काम करेगा कि जो प्लस के पास ये प्लस हमारा लगा हुआ है, इस जगह पर हमारा इसमें से ए निकाला, एक इधर से आपका ए निकाला, और इन दोनों को मिला करके हमने क्या कर दिया आ। तो पहले नंबर पर आपको दीर्घ संधि बतानी है और दूसरे नंबर पर आपको व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि अगर ये दीर्घ संधि नहीं होगी, ये प्लस के पास जो संधि होना चाह रही है, अगर वो संधि नहीं होगी तो याद रखना न को न यानी व्यंजन संधि भी नहीं होगी। व्यंजन संधि तो दीर्घ संधि पर ए और ए को आ जो हो रहा है उस आ होने पर यानी दीर्घ संधि पर निर्भर है। अगर हम इसमें आ कर देंगे तो ही फिर न को न कर सकते हैं, अगर हमने आ नहीं किया तो न को न भी नहीं करेंगे। इसलिए हमने नियम बनाया कि जो प्लस लगा होता है उसके पास जो संधि होगी वो प्रधान संधि है। और छोटी मोटी बातें आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, अभी जो काम की बातें परीक्षा उपयोगी बातें उनका हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्लस के पास जो है वो आपकी प्रधान संधि होती है। अगला, संधि के 4 स्थान होते हैं। संधि के 4 स्थान होते हैं। ये आपके कोई ज्यादा काम का नहीं है, इसमें से प्रश्न लेकिन आते हैं, यहां कोई समझाने का नहीं है, क्योंकि चारों टॉपिक हम पढ़ेंगे। पहला है संधि, प्रश्न ऐसे कैसे आएगा, किस विकल्प में केवल संधि हुई है। दूसरा है समास, किस विकल्प में केवल संधि है, किस विकल्प में केवल समास है। फिर आएगा किस विकल्प में संधि और समास दोनों है। तो हम जब समास पढ़ेंगे तब इस बात को अच्छे से समझेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे मैं अपने आप समझाता जाऊंगा। आप ये मत सोचना कि साहब मैंने आगे के लिए कह दिया तो आगे कहीं मैं नहीं पढ़ाऊं या भूल जाऊं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तो उसके बाद है आपका प्रत्यय, तो किस विकल्प में प्रत्यय भी है संधि भी है। और फिर है आपका उपसर्ग, है कि भाई किस विकल्प में उपसर्ग भी है और संधि भी है। जैसे हम एक एक उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो कि आपके उपसर्ग वाला लिख दिया प्र प्लस आचार्य। अब यहां पर देखो दीर्घ संधि भी हुई है और प्राचार्य प्र उपसर्ग है, तो ये आपका अव्ययीभाव समास भी हो गया है। प्रत्यय में जैसे मैंने उत उपसर्ग लगा दिया, इत प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या बन गया, उदित बन गया। तय को दय होकर के देखो इत प्रत्यय लग गया। समास में जैसे कृष्ण और अर्जुन, कोई भी शब्द कोई दूसरा लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा संधि होकर के कृष्ण अर्जुन। तो ये द्वंद्व समास भी हो गया और दीर्घ संधि भी हो गई। तो संधि और समास दोनों हो जाते हैं, और ये संधि तो संधि है, ठीक है ना। जैसा हम कोई भी पढ़ेंगे, अभी अभी हमने लिखा सड़ानन, सट प्लस आनन, कार्तिकेय को कहते हैं। 6 आनन है जिसके, तो ये क्या बन जाएगा, सड़ानन। ये कार्तिकेय का पर्यायवाची। तो इस प्रकार से उदित यानी उदय होना, उदित का मतलब जानते हो उदय होना। प्राचार्य जानते हो प्रिंसिपल जिसे कहते हैं। तो ये कोई लिखने की बात नहीं है, क्योंकि आगे चारों ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। कल आपकी जो है अगली क्लास में संधि चालू हो जाएगी, उसके बाद आपको समास पढ़ना है, फिर प्रत्यय पढ़ना है, फिर उपसर्ग। तो जब जब जो टॉपिक आएगा मैं खुद ही आपको बताता चलूंगा। तो अभी लेकिन हमने समझा संधि के कितने 4 स्थान, जहां केवल संधि है, जहां संधि और समास दोनों है, जहां संधि और प्रत्यय दोनों है, जहां संधि और उपसर्ग दोनों। तो ऐसे क्या होता है कि ये आपके संधि के 4 स्थान है, इन 4 जगहों पर संधि जरूर करनी है। इन चारों टॉपिक को जब हम बनाएंगे तो संधि का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके संधि का नाम भी आ जाता है परीक्षा में, तो ये ध्यान रखना है। अगली बात आपकी ये है कि जब हम संधि करें तब हम ध्यान रखें कि हमारे मुख्य रूप से 4 कार्य होते हैं संधि के। मुख्यतः
मुख्यतः चार कार्य हैं। ये बड़े बड़े चार कार्य, आगे तो नियम अलग पड़ेंगे, अभी संधि के नियम नहीं है, मोटे मोटे चार कार्य हैं, मोटे मोटे। जैसे पहला कार्य है एक वर्ण में परिवर्तन। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा कि भाई ये क्या है, एक वर्ण में परिवर्तन। यहां एक वर्ण बदलेगा केवल, एक वर्ण में परिवर्तन, एक वर्ण केवल आपका बदलेगा। जहां पर एक वर्ण बदलेगा, एक वर्ण में केवल परिवर्तन। जैसे हमने लिखा आपके जो है अति प्लस है आवश्यक। तो यहां पर देखेंगे हमेशा व्यंजन के दाईं ओर स्वर लिखा जाता है, ई आ गया, ई को हो जाएगा आपका ये, ई को आपका ये हो गया। इधर ये क्या बच गया, ए तय ये अध्यापक या आवश्यक, जो भी हमने लिखा। अब इसको मिला देंगे तो देखो आपके आराम से, तय तो आधा रह गया है, यह इसमें मिल गया, आ की मात्रा मिल गई, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। अब आराम से देखिए, यहां केवल एक वर्ण बदला है, इसमें जो ई की मात्रा थी, ई का जो स्वर है उसकी जगह क्या हो गया, ये। तो केवल आपके एक वर्ण में परिवर्तन होगा। ये ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है कि एक वर्ण में परिवर्तन को उदाहरण दो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता। ये केवल समझने के लिए कि हम जल्दबाजी में कहीं गलती ना कर दें, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना हो जाए। जैसे मैं दूसरा उदाहरण आपको दे देता हूं कैसे गलती हो सकती है। जैसे हमने लिखा जगत प्लस ईश, अब इस तय को हमने दे कर दिया, एक वर्ण में परिवर्तन होकर ये क्या बन गया, जगदीश। अब मान लो इसी शब्द को मैं यूं लिख देता हूं जगत प्लस ईश। अब जल्दबाजी में क्या होगा, ये हमें बढ़िया लगेगा, इससे बराबर जगदीश और बना देंगे हम। तो अब बताइए, जिस जगदीश की बात कर रहे हैं वो जगत यानी संसार का स्वामी है, उसमें तो दो वर्ण बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां इस तय में अब ए आ गया। ये जगत होता है कुएं का मुंडेरा, कोई अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है कुएं का मुंडेरा। कुएं के चारों ओर जो चबूतरा होता है जिसपे पानी भरते हैं, पनिहारन पानी भरती है, हम और आप नहाने भी जाते हैं, पानी निकालते हैं, वो जो कुएं के चारों तरफ जो बना रहता है, कहीं ढाणा बोलते हैं, कहीं पारा बोलते हैं, कहीं जो है आपके है उसको जो है जगत बोलते हैं, कहीं पानी भरने का ऐसे भी बोलते हैं। जैसे भी जो जो परंपराएं चल रही है, तो हमें लेकिन ध्यान रखना है कि इस जगत का अर्थ यहां पर नहीं है। इस जगत का मतलब है जो संसार है, जो जगत आपका संसार है वो ये जगदीश है, जगत प्लस ईश। तो ये हमारा तालमेल भी होना चाहिए, तत्सम शब्द भी होना चाहिए। और जब हम विच्छेद करें तब देखें कि एक वर्ण में परिवर्तन होना, किसी भी शब्द का ऐसा उदाहरण जिसके एक वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, तो वो आपका एक नियम हो गया। दूसरा नियम है दो या दो से अधिक वर्णों में परिवर्तन। दो या दो से अधिक वर्णों में परिवर्तन, यानी दो वर्ण भी बदल सकते हैं और दो से ज्यादा वर्ण भी बदल सकते हैं। इसमें एक ही वर्ण बदलेगा। जैसे हमने अभी अभी रामायण लिखा, राम प्लस अयन, तो देखो दो वर्ण तो आपके यहीं बदल गए, ए और ए मिल करके आ हो गया। एक ये बदल गया, न को न हो गया। अभी लिखा है ना री रस है के बाद न को न, तो ये हमारा बन जाएगा अब रामायण, ये बन गया। देखो तो इसमें क्या हुए हैं, दो तो यहां तक परिवर्तन हुआ है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये हो गया, तो दो से अधिक हो गए। तो दो या दो से अधिक वर्णों में जहां परिवर्तन हो वो हमें ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा इसका ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न आए हुए, जगदीश वाला भी आया हुआ है। और तीसरा इसमें परिवर्तन है वर्ण का आना। वर्ण का आना यानी जिस प्रकार हम गणित में जब कोई घटाते हैं तो संख्या कम पड़ जाती है, नीचे बड़ी संख्या आ जाती है, घटेगा नहीं, तो हम पड़ोसी से हासिल ले लेते हैं। तो जो वो हासिल लेना है, ऐसे ही जब हम संधि करेंगे तो हम किसी से हासिल ले लेंगे, दूसरे वर्ण ले लेते हैं, उनको आगम बोलते हैं। जब हम संधि हटा देंगे, विच्छेद कर देंगे वापस, तो उसको लौटा देंगे। जब तक शब्द संधि में रहेगा तब तक उसको ले लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया सम प्लस है कार बराबर है संस्कार, ये देखो से का आगम हुआ। देखो
मैं का तो अनुस्वार हो जाएगा और से का आगम हो गया, यहाँ इस जगह पर आया से, जिससे का आगम, आगम यानी आना। जब हम इसका विच्छेद करेंगे संस्कार का तो सम प्लस कार, सम उपसर्ग कार, नियम अभी आगे आएंगे। कई बार छात्र सोते पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये कैसा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। अभी तो ये धीरे धीरे भूमिका बन रही है, एक पीरियड आज के इस पीरियड में तो भूमिका ही बनेगी, फिर आपका अगला पीरियड जो होगा वो प्रॉपर संधि का आ जाएगा। और हमारे इसका लास्ट नियम है वर्ण का लोप होना। इसका ये तात्पर्य है कि जब हम संधि करें तो कुछ बदलेगा भी नहीं, कुछ आएगा भी नहीं। जो वर्ण हमारे सामने है, जो वर्ण दिए हुए, उनमें से किसी एक का या दो का जो भी लोप हो जाएगा, यानी वो गायब हो जाएंगे। संधि करेंगे तो वापस उनको जो है गायब कर देंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो उनको वापस लिख देंगे, क्योंकि मूल शब्द ही लिखना है। तो ये हमारे वर्ण का लोप होना है ना। इसमें जैसे और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे अनु प्लस छेद, वर्ण के आने में और लिख सकते हो आप। तो इसमें च का आगम होकर के ये क्या बन जाएगा, अनुच्छेद, ये आधा ही आएगा, च का आगम, ये च का आगम हो गया। अब लिख रहे हैं वर्ण का लोप होना। इसमें सबसे ज्यादा शब्द ये आता है मनस प्लस ईसा। ईसा का अर्थ होता है इच्छा, तो मन की इच्छा। तो देखो ये स है, ये स फालतू ही आ रहा है, तो इस स का लोप हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया मन ईसा और ये मनीषा, इस तरीके से। तो ये हमने पढ़ा वर्ण का आगम होना, या फिर वर्ण का एक में परिवर्तन होना, या एक से अधिक दो या दो तीन वर्णों में परिवर्तन होना, वर्ण का लोप होना। तो ये संधि के मुख्यतः बड़े बड़े चार कार्य हैं, जहां पर आपके संधि आराम से हो जाती है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी संधि कहाँ हो रही है, कौन सी संधि कैसे हो रही है, कौन से वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। तो जल्दबाजी में हमें इनका ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करें, आराम आराम से इनको पढ़ें। कई बार छात्र क्या, पेपर सीधा आ जाता है, थोड़ा सा सीधा आते ही वो खुश हो जाते हैं और वो हंसी हंसी कई प्रश्न गलत कराते हैं, फिर घर आके देखते हैं अरे ये तो आते हुए गलत हो गया। तो हमें देखो ऐसा नहीं करना है। कंपटीशन में एक एक नंबर का महत्व है, एक एक प्रश्न का महत्व है, तो सावधानी रखनी। देखो फिर गलती होती है एक आध, कोई बात नहीं, ठीक है ना। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष है, प्रयत्न करने पर यदि सफलता नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, किसका दोष है, मेहनत तो पूरी की, हमें संतुष्टि रहेगी कि हमने मेहनत तो पूरी की, हमने समझदारी दिखाई, हमने अच्छे से पढ़ा, ट्यूशन भी लिया, ऐसे भी पढ़ा, ये भी किताब पढ़ी, वो भी पढ़ी, तसल्ली रहेगी। लेकिन हम पढ़ेंगे ही गलत तो गड़बड़ है, तो गलत नहीं पढ़ना है। ये अगला जो शब्द है ये आपके मनस धन ईसा मनीषा, ये वर्ण लोप की संधि है, इसमें वर्ण का लोप हो जाएगा। स्वर का लोप होगा तो स्वर संधि, व्यंजन का लोप होगा तो व्यंजन संधि। तो इस प्रकार इसमें वर्ण का लोप और भी लिखा देता हूं, वर्ण लोप के आगे तो खैर पढ़ाऊंगा ये अलग से। पक्षिन प्लस राज बराबर पक्षीराज। वैसे पक्षीराज गरुड़ को कहते हैं, जो विष्णु भगवान का वाहन है। तो यहां पर किसका लोप हुआ है, ने का लोप हुआ है। तो ये आपका वर्ण लोप वाला नियम हुआ। इसमें वर्ण बदलेगा नहीं, बल्कि जो कुछ दिया हुआ है, जो आपके सामने है, वो आपका लोप करना है उसमें से। तो पक्षिन में से ने का लोप कर दिया, मनस में से का लोप कर दिया, ऐसे इनको हमने खाली कर लिया, उधर ये शब्द बना लिए। अब हमारे आखिरी बात है संधि की परिभाषा में, कि संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, ये हमें विशेष ध्यान है, ठीक है ना, सबको याद भी है। संधि तीन होती है। पहली आपकी स्वर संधि, स्वरों में परिवर्तन होगा इसलिए स्वर संधि कहते हैं। आराम से चाहो तो वाली लिख लो, इसके स्वरों में परिवर्तन होता है, और बाकी लिख लो इसके 5 उपभेद हैं। इसके 5 उपभेद हैं, नाम भले ही कैसे भी लिख लो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये आपके स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि।
संस्कृत में दो और भी चलते हैं, एक प्रकृति भाव संधि, एक पूर्व रूप संधि, एक पर रूप संधि। ऐसे इनमें संस्कृत में एक आध भेद और भी चलते हैं, दो ज्यादा चलते हैं, एक तो पूर्व रूप और एक पर रूप। लेकिन हमें इनसे ज्यादा कोई माथापच्ची नहीं, क्योंकि हमारे हिंदी में संस्कृत के इतने ज्यादा प्रश्न भी नहीं आते। हिंदी में वही प्रश्न आते हैं संस्कृत वाले जो शब्द सीधे सीधे हैं, कठिन शब्द भी नहीं आते, सीधे सीधे शब्द जो हिंदी में लिए संस्कृत से वो शब्द हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। पहली स्वर संधि, इसके 5 भेद। दूसरी है आपकी व्यंजन संधि, इसके किसी प्रकार के कोई भेद नहीं है, इसमें आपको जो है व्यंजनों में परिवर्तन करना है। इनमें आमने सामने स्वर होते हैं, स्वरों में परिवर्तन होता है, इनमें व्यंजनों में परिवर्तन होता है, इसलिए व्यंजन संधि। इसके लगभग 25 नियम, बड़ी है ये, लगभग 25 नियम पढ़ने हैं आपको, लगभग, ये आपको ध्यान रखना है। तो व्यंजन जो संधि है इसके लगभग 25 नियम पढ़ेंगे, बाकी इसके भेद भाद कुछ भी नहीं है। और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है ना। विसर्ग संधि के भी स्वर संधि की तरह कोई भेद नहीं है, कोई भेदों का किसी भी प्रकार का बिल्कुल कोई नाम नहीं है। ठीक है ना, कभी भी कोई नाम नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए हम जो है विसर्ग संधि के भी केवल नियम पढ़ेंगे। लगभग आप मान लो 7 या 8 नियम है आपके, और इसी के साथ हमारी विसर्ग संधि भी पूरी हो जाएगी। इसके भेद नहीं है, व्यंजन संधि के भेद नहीं है, स्वर संधि के भेद है, जो कितने हैं 5। हमें 5 ही करने परीक्षा में आ जाए स्वर संधि कितने भेद है तो 5। बाकी हमें ज्यादा उलझन में नहीं पढ़ना है, बाकी संस्कृत में चलते हैं, जैसे वर्ण लोप संधि, ठीक है ना, और भी बहुत सारी बातें, वर्ण का आना, ये सब संस्कृत से लिए गए, ये सब अच्छे है ना। और ये जो 5 भेद है इसके अलावा संस्कृत में चलते हैं, जैसे प्रकृति भाव संधि है, पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है, तो ये सब संस्कृत में चलते हैं। हिंदी में हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद अच्छी तरह देख लो, रिवीजन कर लो। स्वर संधि के 5 भेद है। दूसरी व्यंजन संधि जिसमें कोई भेदों का नाम नहीं है, केवल आपके 25, एक लगभग 24, 25, 26, ऐसे, एक ज्यादा भी एक कम भी, तो 25 के लगभग नियम है। तीसरी विसर्ग संधि, इसमें भी कोई ज्यादा भेद नहीं है, ये भी आपके जो है क्या है, ये आपके नियम है, केवल 7-8 नियम है, लगभग 7 नियम है। ठीक है, लगभग और लगा लो तो उससे आपके क्लियर हो जाएगा। लगभग 7 या 8 नियम है, बस वो हमें पढ़ने, विसर्ग संधि भी पूरी हो जाएगी, छोटी है, केवल व्यंजन संधि बड़ी है, स्वर संधि बड़ी है। ये आपके संधि की परिभाषा हुई। ठीक है ना, आज का यहीं विराम करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ये स्वर संधि, पहले लिख देते हैं हेडिंग, स्वर संधि, और स्वर संधि में ये पढ़ेंगे हम पहली दीर्घ संधि, दीर्घ संधि पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, फिर आपके स्वर संधि में पढ़ेंगे दीर्घ संधि। ठीक है ना, दीर्घ संधि अपन फिर पढ़ेंगे। आज का यहीं विराम करेंगे। हाँ, जल्दी ही अगली कक्षा हो जाएगी।